निशा को डॉक्टर ने जब यह बताया कि पेट में ट्यूमर है तथा ऑपरेशन कराना बेहद ज़रूरी है वरना वह कैंसर भी बन सकता है, तो पति आयुष के साथ वह भी काफ़ी घबरा गई थी। सारी चिंता बच्चों को लेकर थी। वरुण और प्रज्ञा काफ़ी छोटे थे। उसकी इस बीमारी का लंबे परिवार में सास, ननद, देवर, जेठ सभी थे, पर एकाकी परिवारों में सबके सामने उस जैसी समस्या उपस्थित थी। कौन अपना घर परिवार छोड़कर इतने दिनों तक उसके घर को संभालेगा। अपने ऑपरेशन से भी अधिक निशा को अपने घर संसार की चिंता सता रही थी। यह भी अटल सत्य है कि पैर चाहे चिता पर रखे, पर जब तक सांस है तब तक व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता। आस पड़ोस के अलावा निशा ने अखबार में भी विज्ञापन देखने शुरू कर दिए तथा आवश्यकता है एक काम वाली की नामक विज्ञापन अपना पता देते हुए प्रकाशित भी करवा दिया। विज्ञापन दिए हुए हफ्ता भी नहीं बीता कि एक 21-22 साल की युवती घर का पता पूछते पूछते आई। उसने अपना परिचय देते हुए कहाँ पर रखने की पेशकश की और अपने विषय में कुछ इस प्रकार बयां किया। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं BA पास हूँ। 3 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, पर पिछले साल मेरे पति एक दुर्घटना में मारा गया। संतान भी नहीं है। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस समझकर घर से निकाल दिया। परिवार में अन्य कोई होने के कारण मुझे भाई के पास रहना पड़ रहा है, पर भाभी अभी मेरी उपस्थिति सह नहीं पा रही। वहाँ दिल मिलाकर मरने की अपेक्षा मैं कहीं काम करना चाह रही हूँ। 1-2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए अर्जी। उसकी साफ गोई निशा को बहुत पसंद आई। उसने कुछ भी नहीं छिपाया था। रुक रुक कर खुद की सारी बातें कह डाली। निशा को भी ज़रूरत थी तथा देखने में भी वह साफ सुथरी और सलीकेदार लग रही थी। अतः उसकी शर्तों पर निशा ने हाँ कर दी। निशा को जब महसूस हुआ कि वह इसके हाथों घर सौंप कर ऑपरेशन करवा सकती हूँ, तब उसने ऑपरेशन की तारीख ले ली। नियत तिथि पर ऑपरेशन हुआ और सफल भी रहा। सभी नाते रिश्तेदार आए और सलाह मशवरा देकर चले गए। प्रेमलता ने सब कुछ इतने अच्छी तरह से संभाल लिया था कि किसी को उसने जरा भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जाते जाते उस सब की तारीफ करते गए। फिर कुछ ने यह न कहकर नाराज़गी जाहिर की, ऐसे समय में तुम अपने नहीं समझा बल्कि हमसे ज़्यादा एक अजनबी पर भरोसा किया। वैसे भी आदरयुक्त, प्रिय और आत्मीय संबंध तो आपसी व्यवहार पर आधारित रहते हैं। परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते किसी को भी खुद के लिए कष्ट उठाते देखना निशा के स्वभाव में विपरीत था। अतः अपनी तीमारदारी के लिए किसी को भी बुलाकर परेशान करना उसे उचित नहीं लगा था। पर वह ऐसी शिकायतें करेंगे वैसे आशा नहीं थी। शायद कमियां निकालना ही ऐसे लोगों की आदत रही हो। ऐसी शिकायत करने वाले ये भूल गए थे ऐसी स्थिति आने पर क्या वह सचमुच अपना घर छोड़कर महीने भर तक उसके घर को संभाल पाते।
जबकि डॉक्टरों के मुताबिक सच आज की दुनिया में कथनी और करने में बहुत अंतर आ गया है। कार्य व्यवस्था या दूरी के कारण संबंधों में भी दूरी आई है, इसे कोई संदेह नहीं है। उनके व्यवहार से मन खट्टा हो गया। प्रेमलता की उचित देखभाल ने निशा को घर के प्रति निश्चित कर दिया था। वरुण और प्रज्ञा भी उसने के लिए हिल गए थे। शाम को उसको पार्क में घुमाने के साथ उनका होमवर्क भी करवा दिया करती थी। जाने क्यों निशा प्रेमलता के प्रति बेहद अपनत्व महसूस करने लगी थी। आयुष को ऑफिस जाने के बाद वह साए की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखती। एक दिन बातों बातों में प्रेमलता बोली, दीदी आपके पास रहकर लगता ही नहीं कि मैं आपके यहाँ नौकरी कर रही हूँ। सास और भाई के घर में इससे ज़्यादा काम करती थी, फिर भी उन्हें बोझ लगती। दीदी मेरा क्या दर्द क्यों नहीं समझ पाए? आखिर पति के मरने के बाद मैं जाती तो जाती कहाँ? सास ने मुझे हर वक्त इस तरह कोसती रहती मानो उसके बेटे की मौत के कारण में मैं ही दुख हूँ। इस बात का था कि एक औरत होकर भी वह औरत के दुख को क्यों नहीं समझ पाई। आंखों में आंसू भर आए थे। रिश्ते में आई संवेदनाहीनता ने प्रेमलता को तोड़कर रख दिया। यहाँ आकर उसे सुकून मिला था, खुशी मिली थी, अतः उसकी पुरानी चंचलता लौट आई। शरीर भी भरा भरा हो गया। निशा भी खुश थी। चलो ज़रूरत के समय उसे अच्छी काम वाली के साथ साथ एक सखी भी मिल गई। बीच बीच में प्रेमलता का भाई उसकी खोज खबर लेने आ जाया करता था। बहन को अपने साथ न रख पाने का उस बेहद दुख था, पर पत्नी के तेज स्वभाव के चलते वह मजबूर था। यहाँ बहन को सुरक्षित हाथों में पाकर वह निश्चित हो चला था। प्रेमलता का पति जो बैंक में नौकर था, उसके फंड पर अपना हक जमाने के लिए ससुराल के लोग उसे घर से बेदखल उसके पैसे पर अपना हक जमाना चाहते थे। भाई उसका प्रेमलता को इतनी खुशी थी कि भाभी नहीं तो कम से कम उसका अपना भाई तो उसके दुख को समझता है, कोई तो जिसके कारण वह जीवन की ओर मुड़ पाई। वरना पति की मौत के बाद उसके जीवन में कुछ नहीं बचा और ऊपर से ससुराल वालों की प्रताड़ना से बेहद टूटी प्रेमलता आत्महत्या करने में सोचने लगी थी। उसका दुख सुनकर मन भर आता था। आज भी हमारे समाज विधवा के दुख को नहीं समझ पाता। जिस पति के जाने से औरत का सांस सरकार ही छीन लिया हो, भला उसकी मौत के लिए औरत को दोषी ठहराना मानसिक दिवालियेपन का द्योतक नहीं तो और क्या है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे तब होता जब स्त्री कोई स्त्री पर अत्याचार करते देखती। एक दिन रात में निशा की आँख खुली, बगल में आयुष को न पाकर कमरे से बाहर आई तो प्रेमलता का फुसफुसाता स्वर सुनाई पड़ा, नहीं साहब, मैं दीदी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। सुनकर निशा की सांस रुक गई। समझ गई कि आयुष की क्या मांग होगी। वितृष्णा से भर उठी थी निशा। मन हुआ मर्द की बेवफाई पर चीखे चिल्लाए, पर मुँह से आवाज़ निकल पाई लगा चक्कर आ जाएंगे। उसने वही बैठना चाहा, पास में रखा स्टूल गिरा। आवाज़ सुनकर आयुष आ गए। उसे नीचे बैठा देख बोले, तुम यहाँ कैसे? अगर कुछ ज़रूरत थी तो मुझसे कह देते। निशब्द उसे बैठा देख कर आयुष को लगा शायद निशा पानी पीने उठी होगी।
और चक्कर आने लगे। वह उस आदमी से उस समय क्या तर्क वितर्क करती जिसने उसके सारे वजूद को मिटाते अपनी सहा। दूसरे दिन आयुष तो सहज थे पर प्रेमलता असहज लगी। बच्चों और आयुष को जाने के बाद निशा के पास आकर बैठ गई। जहाँ और दिन उसके पास बातों का अंबार रहता था, आज शांत और खामोश थी। आज उसने टीवी खोलने की फरमाइश की और नई खाने की। क्या बात है, सब ठीक तो है न? उसके हृदय टटोलते हुए निशा ने पूछा। दीदी कल बहुत डर लगा, अगर आपको बुरा न लगे तो कल से मैं वरुण और प्रज्ञा के पास सो जाया करूं। आंखों में आंसू भरकर उसने पूछा। ठीक है। निशा के कहने पर उसके चेहरे पर संतोष झलक आया था। निशा जानती थी कि वह किससे डरी है। आखिर एक औरत मन की बातें दूसरी ओर नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। पर वह सच्चाई बताकर उसके मन में आयुष के लिए घृणा या अविश्वास पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए कुछ कहा तो नहीं पर अपने लिए सुरक्षित स्थान अवश्य मांग लिया था। आयुष के व्यवहार ने यह साबित कर दिया था कि पुरुष के लिए हर स्त्री सिर्फ देह ही है। उसे अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए सिर्फ देह ही चाहिए, इसे कोई मतलब नहीं वह किस देह है। अब निशा को खुद ही प्रेमलता से डर लगने लगा था। कहीं आयुष की हवस और प्रेमलता के देह उसका घर संसार न उजाड़ दे। प्रेमलता कब तक आयुष के आग्रह को ठुकरा पाएगी। उसे अपनी बेबसी पर कभी उतना ही क्रोध नहीं आया जितना आज आ रहा था। प्रेमलता भी तो कम बेबस नहीं थी। वह चाहती तो कल ही समर्पण कर देती, पर उसने ऐसा नहीं किया। आज उसने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की मांग की। प्रश्न अनेक थे पर निशा को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। दोष भी दे तो किसे दे, आयुष को या प्रेमलता के देह को। मन में ऊहापोह था। सोच रही थी कि यह समस्या का अस्थायी समाधान है। विकट समस्या तो तब पैदा होगी जब आयुष के बच्चे के साथ प्रेमलता को सोता देख कर तिलमिलाएंगे या चोरी पकड़ी जाने के डर से कुंठित हो खुद की आंखें चुराने लगेंगे। दोनों स्थितियाँ खतरनाक हैं। निशा ने सोचा। आयुष के आने पर प्रेमलता के सोने की व्यवस्था, बच्चे के कमरे में रहने की बात कहकर उनके मन की थाह लेने की कोशिश करेगी। पुरुष के कदम थोड़ी देर के लिए भले भटक जाए, पर अगर पत्नी थोड़ी समझदारी से काम ले, यह भटकन दूर हो सकती है। अभी तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में महीना भर और लगेगा। उसे अभी भी प्रेमलता की ज़रूरत है, पर कल की घटना से उसे विचलित कर दिया। आयुष आए तो मौका देख कर निशा ने खुद की प्रेमलता की सोने की व्यवस्था, बच्चे के कमरे की करने की बात की। पहले तो बच्चों को कहीं फिर सहज स्वर में बोले, ठीक है ये किया। कल शायद वह डर गई थी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर वह उसके पास गया। उसे शांत करवा ही रहा था कि स्टूल गिर जाने की आवाज़ सुनी। आकर देखा तो पाया कि तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी। आयुष के चेहरे पर तनिक भी क्षोभ या गलानी नहीं थी। तो क्या प्रेमलता सचमुच डर गई थी? पर याद जो उसे गुण सुना है वह गलत था। मगर उसने सुना वह गलत था तो प्रेमलता की चीख उसे क्यों नहीं सुनाई पड़ी? खैर जो भी हो, जिस तरह से आयुष ने सफाई दी उसे हो सकता कि वो खुद भी शर्मिंदा हो। प्रेमलता यथासंभव आयुष के सामने पढ़ने से बचने लगी। अब निशा समय आयुष के खाने पीने की, नाश्ते का ख्याल रखने की कोशिश करने लगी। अब महीना भर भी बीता होगा कि प्रेमलता का भाई आया और एक लिफाफा उसे पकड़ाते बोला, तूने जहाँ नौकरी के लिए आवेदन किया था वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है, जाकर साक्षात्कार दिया ना। पर आजकल बिना सिफारिश के कुछ नहीं हो पाता। नौकरी मिल भी जाए तो अच्छा ही है, कम से कम तुझे किसी का मुँह तो नहीं देखना पड़ेगा। एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद के लिए इंटरव्यू कॉल था। निशा जब कॉल लेटर पढ़ा तो याद आया किसी ग्रुप में एक स्कूल में उसकी मित्र शोभना की भाभी प्रधानाचार्य है। निशा ने उससे बात की, नौकरी मिल गई
अगले सत्र से उसे काम करना था। 1.5 महीना और बाकी था। प्रेमलता की निशा ऐसी आदत पड़ गई थी, अब उसके बिना वह सब कुछ कर पाएगी, यह सोचकर वह परेशान होने लगी। इस अजनबी लड़की से उसके दुख और परेशानी के क्षणों में साथ दिया। उसकी जगह अगर कोई और होता तो भावावेश में उसका घर संसार ही बिखेर देता, खासकर जब गृहस्वामी विशेष रुचि लेता। प्रतीत हो उसने ऐसा न कर केवल अपना अच्छे चरित्र की झलक दिखाई दी, बल्कि उसकी गृहस्थी को भी टूटने बिखेरने से बचा लिया। स्कूल का सेशन शुरू हो गया था। घर न मिल पाने के कारण प्रेमलता उसके घर से आना जाना कर रही थी। स्कूल जाने से पहले वह नाश्ता और खाना बना कर जाती थी, तो शाम को खाना भी आकर बनाती। लगता ही नहीं था कि वह इस परिवार के सदस्य नहीं है, पर अब प्रेमलता को जाना ही था सोचकर निशा धीरे धीरे काम करने की कोशिश करने लगी। दीदी, स्कूल के पास ही घर मिल गया है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बाहर आने के लिए चली जाऊँ। एक दिन प्रेमलता स्कूल से आकर बोली। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। अब तो मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे सब कर लूँगी। पर वरुण का पता चला, वह बहुत उदास होकर बोला, आंटी आप यहीं रह जाओ ना, आप गणित पढ़ाती थी तो बहुत अच्छा लगता था। दीदी, आप चली जाओगी तो मुझे आलू के पराठे कौन बनाकर खिलाएगा? आप जैसे पराठे तो मम्मा भी नहीं बना पाती, प्रज्ञा ने आग्रह करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेबी, मैं थोड़ी दूर ही जा रही हूँ, इतवार को मिलने आऊँगी, तब आपका मनपसंद आलू का पराठा खिला दूँगी। और प्रेमलता ने प्यार से प्रज्ञा की गोदी में उठाते हुए कहा। निशा ने भी प्रेमलता को सदा नौकरानी से ज़्यादा बितर समझा। वह वरुण और प्रज्ञा को उसे इतना ही भावनात्मक लगा, उसके अहम को हिला गया। अचानक उसे लगा इसकी लड़की कुछ ही दिनों में उससे उसकी जगह छीन ली, पर जो उसने 10 वर्षों में बनाई थी, इसने केवल 5 महीने में बना ली। बच्चे भी उसके बजाय प्रेमलता से अपनी फरमाइशें करते और अपने हंसते हंसते उनकी हर फरमाइश पूरी करनी चाहिए। और खाना हो, पढ़ाना हो या बाहर पार्क में उसके साथ जाना। क्या प्रेमलता उस घर को छोड़कर जा रही? शाम को चाय पीते पीते आयुष ने पूछा। हाँ, कोई परेशानी? निशा ने तीखी नज़र से उन्हें देखा। मुझे क्या परेशानी होगी, बस ऐसे ही पूछ लिया। कुछ दिन और रुक जाती तो थोड़ा और आराम मिल जाता। निशा की तीखी नज़र से अपनी आंखें चुराते हुए आयुष ने जल्दी कहा। पहले तो निशा सोच रही थी प्रेमलता कोयल से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करेगी, पर आयुष और बच्चों की सोच ने उसे कुंठित कर दिया। अब उसे एक ही पल भी नहीं रुकेगी। कल जाती तो आज ही जाए, जिससे वजह से उसने अपनी गृहस्थी पर आई हो चली। भला उसे अपने घर से वह क्यों शरण दे? ईर्ष्या रूपी अजगर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। जब वह उसे विदा मांगने आई तब कोई उपहार देना था तो उससे इतना भी नहीं कहा गया कि छुट्टी के दिन चली आया करना। जबकि बच्चे को रोते हुए देख प्रेमलता खुद ही कह रही थी, रो मत, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, जब मौका मिलेगा तब मिलने आ जाया करूँगी। जहाँ कुछ समय पहले तक निशा समय आपसी रिश्तों में अति संवेदनशीलता के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रही थी, आज वह इस समय ईर्ष्या के कारण उसी जमात में शामिल हो गई थी। तब से उस लड़की के अपार प्रेम के बावजूद उसका प्रतिदिन देने में कंजूसी कर गई थी।